नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित की अंडरवर्ल्ड डायरी में आपका स्वागत है। अपनी इस डायरी के पन्नों से फिर एक बार हाजिर हूं आपके सामने एक और कहानी के साथ। इस बार की कहानी आतंकवाद से जुड़ी है। अब से 26 साल पहले हुई एक घटना की है जिसने पूरे भारत देश को झकझोर दिया था और देशवासियों को गमगीन कर दिया था। अब से 26 साल पहले यानी कि साल 1999 में यही दिसंबर का महीना था, साल का आखिरी हफ्ता। लोग नए साल के जश्न की तैयारी कर रहे थे, नए साल के स्वागत की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक घटना ने इस जश्न को गम में तब्दील कर दिया। काठमांडू से उड़ान भरने वाले इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया। उस घटना से पूरा देश सकते में था, देशवासियों के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। उस घटना का कनेक्शन मुंबई से भी था। पहले हाईजैकर्स एक विमान को मुंबई से हाईजैक करने वाले थे। 24 दिसंबर 1999 को पूरी दुनिया की तरह मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के चीफ D शिवानंदन भी अपने दफ्तर में बैठकर टीवी के जरिए उस हाईजैक ड्रामे को देख रहे थे। हाईजैक की खबर आने के बाद मुंबई पुलिस भी सतर्क हो गई थी और पूरे घटनाक्रम पर अपनी निगरानी रख रही थी। इस बीच एकाएक उनसे मिलने के लिए खुफिया एजेंसी रॉ के तत्कालीन अधिकारी हेमंत करकरे पहुंचते हैं। करकरे ने शिवानंदन को बताया कि उन्हें हाईजैकर्स के मुंबई लिंक का कुछ सुराग मिला है और उन्हें मुंबई पुलिस की मदद की ज़रूरत है। उन्होंने हाईजैक से जुड़ी हुई कुछ जानकारी शिवानंदन को दी और साथ में ये कहा कि एक ऐसा शख्स मुंबई में मौजूद है जो कि पाकिस्तान में एक आतंकी संगठन के साथ संपर्क में है। उस शख्स का नंबर भी उन्होंने D शिवानंदन को दिया और कहा कि जब इस नंबर की जांच उन्होंने की तो नाम और पता फर्जी पाया गया। D शिवानंदन ने इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की सभी यूनिट्स की एक मीटिंग बुलाई और एक अधिकारी को मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के पास भेजा गया। उसके ज़रिए टावर लोकेशंस और कॉल डिटेल्स का पता लगवाया गया और फिर उस फ़ोन कॉल की मॉनिटरिंग शुरू हो गई जिसका नंबर हेमंत करकरे ने D शिवानंदन को दिया था। करीब 3 दिनों तक फ़ोन को इंटरसेप्ट करने के बाद, फ़ोन टेप करने के बाद मुंबई पुलिस सिर्फ इतना ही जान पाई कि जिस जगह पर यह शख्स मौजूद है उसके आसपास कोई मस्जिद है, क्योंकि फ़ोन कॉल में अजान की आवाज़ आ रही थी। ये भी पता चला कि आसपास कोई तबेला हो सकता है क्योंकि भैंसों की भी आवाज़ आ रही थी। इसके अलावा कोई जानकारी मुंबई पुलिस को नहीं मिल पाई। लेकिन 28 दिसंबर को यानी कि 4 दिनों के बाद मुंबई पुलिस के हाथ इसी फ़ोन टैपिंग की प्रक्रिया में एक अहम सुराग हाथ लगा। मुंबई में मौजूद हाईजैकर्स के साथी ने पाकिस्तान में अपने हैंडलर को फ़ोन करके कहा कि उसके पास आगे की साजिश के लिए अब पैसा नहीं बचा है और अगर आगे काम बढ़ाना है तो इसके लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। तब उसके हैंडलर ने उससे कहा कि वो आधे घंटे का इंतज़ार करे, आधे घंटे में वो पैसे का इंतज़ाम कर देगा। अब मुंबई पुलिस आधे घंटे तक इंतज़ार करती रही ये जानने के लिए कि आखिर आतंकियों के इस मुंबई में बसे साथी को पैसा कैसे और कहां से मिलता है, या फिर इसे पाकिस्तान से कोई निर्देश दिया जाता है कि वो फलानी जगह पर जाकर पैसा ले ले। करीब 45 मिनट बाद पाकिस्तान से मुंबई में कॉल आई और कॉल करने वाले शख्स ने मुंबई में मौजूद अपने आदमी से कहा कि वो भिंडी बाज़ार के शालीमार होटल के पास जाकर एक हवाला कारोबारी से 1 लाख रुपए ले ले। ये जानकारी मिलते ही मुंबई क्राइम ब्रांच ने रॉ को इसकी इत्तला की। रॉ ने ये जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय को पहुंचाई और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय में करीब 20 मिनट तक एक मीटिंग चली और फिर ये तय हुआ कि जब ये मुंबई वाला शख्स 1 लाख रुपए लेने के लिए शालीमार होटल के पास जाएगा तब उसको गिरफ्तार ना किया जाए, क्योंकि हाईजैकर्स ने तब तक सभी मुसाफिरों को छोड़ा नहीं था। क्राइम ब्रांच चीफ D शिवानंदन ने करीब दर्जन भर पुलिस कर्मचारी शालीमार होटल के इर्द गिर्द सादे कपड़ों में लगा दिए। रात करीब 9 बजे वो शख्स हवाला एजेंट से मिलने के लिए पहुंचता है और 1 लाख रुपए लेता है, लेकिन उसको तुरंत हिरासत में नहीं लिया जाता। सादे कपड़े में मौजूद पुलिसकर्मी
उसका पीछा करना शुरू करते हैं। उस शख्स की शिनाख्त हो चुकी होती है, पहचान हो चुकी होती है। वो शख्स एक टैक्सी पकड़कर मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचता है और वहां से बोरीवली की दिशा में जाने वाली लोकल ट्रेन में बैठता है। उसके पीछे पीछे ये पुलिसकर्मी भी उसी लोकल ट्रेन में सवार हो जाते हैं। करीब 35 मिनट बाद जोगेश्वरी रेलवे एक ऑटो रिक्शा में बैठकर किसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है। पुलिसकर्मी भी वहीं पर उतर जाते हैं और 3 अलग अलग ऑटो रिक्शा में उसका पीछा करने लगते हैं। आरोपी जोगेश्वरी के बहराम बाग में उतरा और एक चौल के कमरे में चला गया। दूर से ही क्राइम ब्रांच के अधिकारी उसका ठिकाना देख लेते हैं। ये जानकारी रॉ को पहुंचाई जाती है। रॉ की ओर से मुंबई क्राइम ब्रांच को वेट एंड वॉच करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद 31 दिसंबर की रात को कांधार में हाईजैकर्स IC-814 के मुसाफिरों को छोड़ देते हैं। तब फैसला किया जाता है आगे के एक्शन का और फिर बहराम बाग के उस घर में जहां पाकिस्तान को कॉल करने वाला ये शख्स मौजूद होता है, उसके घर पर छापा मारा जाता है। पुलिस की छापेमारी में जोगेश्वरी के उस घर से कुल 5 लोगों को पकड़ा जाता है, जिनके नाम हैं रफ़ीक मोहम्मद, अब्दुल लतीफ़, मुश्ताक आजमी, मोहम्मद आसिफ बबलू और गोपाल सिंह मान। रॉ और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने सभी से पूछताछ की। पता चला कि अब्दुल लतीफ़ मुंबई से पाकिस्तान में टेरर ग्रुप के संपर्क में था। मोहम्मद आसिफ और रफ़ीक मोहम्मद पाकिस्तानी नागरिक थे, जबकि गोपाल मान नामक आरोपी नेपाली था। सभी आरोपियों ने यह भी बताया कि बहराम बाग में उनके साथ 3 और पाकिस्तानी नागरिक कई दिनों से थे, लेकिन वे ऐन वक्त पर फरार हो गए। अब्दुल लतीफ़ ने जांच टीम को उन हाईजैकर्स के नाम बताए जो कि IC-814 में मौजूद थे। लतीफ़ के मुताबिक हाईजैकर्स के नाम थे इब्राहिम अख्तर, जो कि बहावलपुर का था, और सैयद अख्तर, जो कि कराची का मूल निवासी था। सूमी अहमद करी और मिस्त्री जहूर इब्राहिम भी कराची के रहने वाले थे, जबकि शाकिर नामक 5वां हाईजैकर सिंध का मूल निवासी था। सभी आरोपी जुलाई 1999 से जोगेश्वरी के वैशाली नगर इलाके में रह रहे थे। फर्जी दस्तावेजों के ज़रिए इन्होंने पासपोर्ट हासिल किए और 6 पासपोर्ट अधिकारी, 2 पोस्टमैन और 2 पुलिसकर्मियों को इन्होंने खूब रिश्वत दी ताकि इनके पते का वेरिफिकेशन ना हो सके। एक बार जब इनके पास पासपोर्ट आ गए तो ये सभी लोग मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे ताकि यहाँ से विमान हाईजैकिंग की साजिश रची जा सके। लेकिन वहाँ जिस तरह के सुरक्षा इंतज़ाम थे, उसे देखकर उन्हें हाईजैकिंग का प्लान खारिज करना पड़ा और प्लान बी के तहत काठमांडू से विमान को हाईजैक किया गया। इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद मुंबई के अलग अलग ठिकानों से ऑटोमेटिक हथियार जैसे AK-56 राइफलें, रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड, पिस्तौलें और डेटोनेटर्स बरामद हुए और इसके साथ साथ बड़ी तादाद में भारतीय और अमेरिकी मुद्रा भी बरामद हुई। इससे ये पता चलता है कि ये सभी लोग मुंबई में और भी किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। तो मेरी डायरी के पन्नों से थी ये इस हफ्ते की कहानी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तो मुलाकात करते हैं फिर नए साल में। आप सभी के लिए साल 2025 मंगलमय हो। धन्यवाद।